वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल संभव यस वी कैन। और आज हम लोग अपने इस क्लास में, अपने इस रिकॉर्डेड लेसन में कुछ यूपीपीसीएस के बारे में पीवाईक्यूज करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम हेमंत कुमार मिश्रा है। मैं डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट और डीपीसी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहा हूं। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जनपद चित्रकूट में ग्रामीण स्वच्छता के विषय में मैंने काफी लंबा कार्य किया हुआ है और उसके उपरांत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा की तैयारी में सहयोग प्रदान करता रहा हूं। और यहाँ पर हम आप लोगों के लिए फ्री लेसन्स लाए हैं, जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीपीसीएस के जो अक्टूबर 2021 में आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें एक को अभिकथन यानी कि ए और दूसरे को कारण यानी कि आर कहा गया है। यानी असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। तो हमारा असर्शन यानी कि अभिकथन ए है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण यानी रीजन दिया हुआ है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। और नीचे जो हमारे कोड दिए गए हैं, ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसमें पहले हम लोग अभिकथन और कारण पर चर्चा कर लें। तो अभिकथन ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, इसमें सही बात है क्योंकि युद्धों के दम पर ही ये व्यवस्था स्थापित की गई थी। और ये बात और कथन भी हमारा सही है क्योंकि इसकी शक्ति सैनिक शक्ति पर ही निर्भर थी। जब तक सैनिक शक्ति बनी रही तब तक हमारा मुगल साम्राज्य एक केंद्रीय राज्य के रूप में स्थापित रहा और यही इसकी सही व्याख्या भी है। इसलिए आंसर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अब स्थित नहीं है? ऑप्शन ए है ग्रेनाडा, ऑप्शन बी है मोंटसेराट, ऑप्शन सी है मडीरा और ऑप्शन डी है एंगुइला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर सी। कथन 3 है हमारा, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जारी करता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो जो ये हमारे सूचकांक होते हैं, ये सूचकांक हमारे मूल्यों में या हमारी जो भी हम गणनाएं करते हैं आय और व्यय से संबंधित, इन गणनाओं में महंगाई के प्रभाव को नगण्य करने के लिए, महंगाई के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, यानी कि जिसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं, मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने के लिए और वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए इन सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। और थोक मूल्य सूचकांक मुख्य रूप से हमारे दो मूल्य सूचकांक होते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। और ये आंकड़े हमारे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री या ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन का जो है ये पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। तो विद्यार्थियों के यानी कि इंटर पास विद्यार्थियों को जो कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे किसी भी स्ट्रीम में, उनको टैबलेट देने की घोषणा, उनको टैबलेट प्रदान किए जाने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की और काफी चर्चित योजना रही है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। तो ये टैबलेट जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यानी कि आंसर ऑप्शन ए के तहत प्रदान किए जा रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? ऑप्शन ए लातविया, ऑप्शन बी कैमरून, ऑप्शन सी घाना, ऑप्शन डी आइवरी कोस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर ए लातविया हमारा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देशों में से लातविया नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 267 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 268। तो हमारा इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी अनुच्छेद 267 यानी आर्टिकल 267 जो है ये इमरजेंसी फंड आकस्मिकता निधि से संबंधित है। मुख्य रूप से भारत की दो प्रमुख निधियां हैं, समेकित निधि और आकस्मिकता निधि। समेकित निधि से किसी भी प्रकार के धन के आहरण के लिए आपको संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है और आकस्मिकता निधि के साथ एक विशेष प्रावधान यह है कि यह संसद के द्वारा ही एक निर्धारित सीमा तक धनराशि होती है जिसको कि भारत सरकार आकस्मिकता की स्थिति में अपने प्रयोजनों के अनुसार, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने निर्णयों के अनुसार व्यय कर सकती है। परंतु इस आकस्मिकता निधि को पुनः बनाने के लिए, पुनः संरक्षित करने के लिए आपको उन व्ययों की अनुमति, उन व्ययों का अनुमोदन संसद से प्राप्त करना होगा व्यय के उपरांत। अर्थात भारत सरकार या कोई भी सरकार किसी भी प्रकार की धनराशि बिना अनुमोदन के नहीं व्यय कर सकती है। कुछ का अनुमोदन आकस्मिकता निधि का आपको, चूंकि ये आकस्मिकता की स्थिति में प्रयोग की जाती है, तो इसका अनुमोदन आपको बाद में लेना होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय या थीम क्या है? ऑप्शन ए यंग पीपल एंड स्किल्स, ऑप्शन बी स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी यंग पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑप्शन डी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर डी यानी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। हमारा अगला क्वेश्चन है कोविड महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? ऑप्शन ए है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, ऑप्शन बी है आईआईटी बम्बई, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी है आईआईटी कानपुर। तो ये कार्य यानी कि नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का कार्य आईआईटी बम्बई के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है मानसून की वापसी, ऑप्शन बी है चक्रवाती अवदाब, ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर सी पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ऑप्शन ए तेल शोधन से, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग से, ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्र से या ऑप्शन डी खनन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ताप विद्युत संयंत्र से। ताप विद्युत संयंत्रों में प्रमुख रूप से ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता है और इस कोयले के जलने से जो ये राख पैदा होती है ये फ्लाई ऐश कही जाती है। चूंकि इन संयंत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का दहन किया जाता है तो काफी बड़ी मात्रा में ये फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है और इसका निस्तारण भी एक समस्या बन गया है यानी कि ये भी एक प्रदूषण का बड़ा कारण हो जाता है। कुछ नए प्रयोग भी किए जा रहा है जैसे कि फ्लाई ऐश से ईंटों का निर्माण, फ्लाई ऐश में से जो है कुछ हद तक लो ग्रेड सीमेंट का निर्माण या अन्य कुछ उद्योगों में इस फ्लाई ऐश के उपयोग या उपभोग के लिए विभिन्न तरीके निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसका पूर्ण रूप से निस्तारण किया जा सकना संभव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित
में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की है? ऑप्शन ए बुजुर्गों के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के लिए, ऑप्शन सी विधवाओं के लिए या ऑप्शन डी मजदूरों के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी मजदूरों के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है? ऑप्शन ए रेत का रेगिस्तान, ऑप्शन बी धान की खेती भूमि, ऑप्शन सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि या ऑप्शन डी प्रेरी भूमि समशीतोष्ण। तो परावर्तन कहाँ ज्यादा होगा? परावर्तन उन क्षेत्रों में ज्यादा होगा जहां सूर्य की किरणों के माध्यम से आने वाली ऊर्जा का अवशोषण न्यूनतम हो रहा हो। जो क्षेत्र हमारे अवशोषण कर रहे होंगे वहां पर परावर्तन कम होगा, यानी कि धान की खेत की भूमि और प्रेरी भूमि जो कि हरी भूमियां हैं, यहाँ पर आने वाली ऊर्जा का अवशोषण हो जाता है, तो ये तो हो नहीं सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन रेत का रेगिस्तान और ताजा बर्फ से ढकी भूमि का होता है। तो इन दोनों में ही सूर्य की रोशनी का परावर्तन ज्यादा होता है, लेकिन ताजा बर्फ से ढकी भूमि चूंकि सफेद रंग सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है, न्यूनतम अवशोषण करता है, इसलिए ताजा, अगर हम लोग विबग्योर के सिद्धांत को देखें तो सफेद रंग में जो है न्यूनतम अवशोषण होता है, सबसे ज्यादा परावर्तन होता है, सातों किरणों का परावर्तन हो जाता है, इसलिए ताजा बर्फ से ढकी भूमि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी कानपुर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी कानपुर। प्रथम भारतीय कौशल संस्थान जो कि कौशल विकास योजना के तहत स्थापित है, ये कानपुर में स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजिसिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं? ऑप्शन ए चेक गणराज्य, ऑप्शन बी सर्बिया, ऑप्शन सी क्रोएशिया या ऑप्शन डी स्पेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए चेक गणराज्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मूल अधिकार जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिए गए हैं, जो कि देश के नागरिकों को सरकार के विरुद्ध रक्षा के अधिकार हैं, यानी सरकार उनका शोषण नहीं कर सकती है, और इन्हीं अधिकारों के द्वारा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया गया है। और इन अधिकारों को डॉक्टर राधाकृष्णन जो है हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता के रूप में परिभाषित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरीबेरी, ऑप्शन डी चेलोसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी चेलोसिस। क्वेश्चन 18, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है उत्तर प्रदेश। मांडी जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और रिसेंटली ही खोजा गया हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरवाहित नहीं है? ऑप्शन ए डेंगू ज्वर, ऑप्शन बी फाइलेरियासिस, ऑप्शन सी निद्रा रोग या ऑप्शन डी मलेरिया। तो इसमें से निद्रा रोग जो है ये मच्छरवाहित नहीं होता है, जबकि डेंगू, फाइलेरियासिस और मलेरिया ये मच्छरों के द्वारा वाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बाटुलिज्म क्या है? ऑप्शन ए भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, ऑप्शन बी भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ऑप्शन सी जलजनित संक्रमण या ऑप्शन डी जलजनित विषैलापन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जिसे आप फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं, उसी को बॉटुलिज्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया?
ऑप्शन ए 66वां संशोधन, ऑप्शन बी 62वां संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संशोधन या ऑप्शन डी 63वां संशोधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 61वां संशोधन। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है मतदान करने की आयु 18 वर्ष से घटा करके 21 वर्ष कर दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा कथन पहला है रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है और हमारा दूसरा कथन है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है न तो एक और न तो दो। तो सबसे पहले हम कथन एक की बात कर ले, रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। तो ये कथन सही है क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल के जो है उसके नाभिक से ही जो रेडिएशन अल्फा गामा किरणों का होता है वो रेडियो धर्मिता कहलाता है। तो हमारा कथन एक सही है। दूसरा कथन नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ये गलत है क्योंकि हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन के आधार पर किया जाता है। अगर हम लोग अंतर समझना चाहें तो अगर हम बड़े भारी नाभिकों को, भारी तत्वों को तोड़ेंगे तब हमारा विखंडन होगा, हल्के तत्वों को हमें तोड़ नहीं सकते, हल्के तत्वों को जोड़ना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हाइड्रोजन के दो अणुओं को मिलाकर हीलियम बनता है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है और यही हाइड्रोजन बम होता है। और ये चूंकि हाइड्रोजन के अणु मिल रहे हैं इसलिए संलयन है। इसलिए इन सारे कथनों में से केवल कथन एक सही होगा। अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। दूसरा कथन, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो इसमें से केवल कथन दो सही है, एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है लेकिन ये सिंगरौली छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी धूल के कण, ऑप्शन सी हीलियम या ऑप्शन डी जलवाष्प। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धूल के कण। जो प्रकाश वायुमंडल में चारों तरफ फैल जाता है वो धूल के कणों से परावर्तित होकर के फैलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।